तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाउंडेशन कोचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक राजपूत राजवंश के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज राजपूत राजवंश में। तो राजपूतों का जो उद्भव हुआ था, ये एक अग्निकुल की अवधारणा के अनुसार बताया जाता है कि राजपूतों का जो उद्भव हुआ था वो आबू पर्वत जो ये है आपका माउंट आबू राजस्थान में है। आबू पर्वत पर वशिष्ठ द्वारा किए गए यज्ञ के अग्निकुंड से माना जाता है। तो राजपूतों का जो उद्भव हुआ था वो वशिष्ठ द्वारा किए गए यज्ञ के अग्निकुंडों से माना जाता है। फिर ये जो थी अग्निकुल की अवधारणा के अनुसार है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं राजपूतों में। तो सबसे पहले राजपूत में गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए रहने वाले हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद और भी राजपूत राजवंश में कई सारे चंदेल राजवंश रहा, जैसे इन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आगे। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में अगर बात करें तो गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख ऐहोल अभिलेख में मिलता है। तो ये जो प्रतिहार वंश के जो गुर्जर लोग थे, इनकी जाति का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऐहोल अभिलेख में मिलता है। और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर गुर्जरों ने नियंत्रण कर उत्तर भारतीय राज्य साम्राज्य की स्थापना की। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हरिश्चंद्र ने गुर्जर प्रतिहार वंश की नींव रखी थी। तो ये जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, इसके संस्थापक जो थे वो हरिश्चंद्र थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नागभट्ट प्रथम इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो नागभट्ट प्रथम था। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है, मिहिर भोज ने कन्नौज को राजधानी बनाया और उसके बाद उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम शासक बना। फिर नागभट्ट प्रथम के बाद जो था मिहिर भोज था, वो कन्नौज को उसने अपनी राजधानी बनाया और उसके बाद उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम जो था उसका शासक बना। और महेंद्रपाल के बारे में राज तरंगिणी से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो ये जो राज तरंगिणी बुक है आपकी, ये कल्हड़ द्वारा रचित है। कल्हड़ ने इसकी रचना की थी, तो उसके द्वारा महेंद्रपाल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और महेंद्रपाल के दरबार में राजशेखर कवि थे, जिन्होंने काव्य मीमांसा पुस्तक जो है ये लिखी हुई है। राजशेखर कवि थे, ये महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। और यशपाल जो है इसका प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। ये आप लोगों से अक्सर पूछा जाता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था, तो यशपाल था। फिर आगे देख लेते हैं हम लोग चालुक्य वंश के बारे में। तो चालुक्य वंश के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। चालुक्य वंश की दो शाखाएं थी, एक दक्षिण भारत में थी और दूसरी गुजरात में। तो जो चालुक्य जो लोग थे ये मूल रूप से दक्षिण भारत के ही थे, और इनकी जो दूसरी शाखा थी वो गुजरात में थी। कुछ चालुक्य जो दक्षिण भारत से गुजरात में शिफ्ट हुए और गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना की। चालुक्य वंश को हम लोग सोलंकी वंश भी जानते हैं। गुजरात का जो चालुक्य वंश था उसको सोलंकी वंश के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात के चालुक्यों की राजधानी जो थी अन्हिलवाड़ थी। और मूलराज प्रथम जो था इस वंश का पहला प्रतापी शासक था। तो चालुक्य वंश या सोलंकी वंश का जो पहला प्रतापी शासक था वो मूलराज प्रथम था। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा जैन मंदिर बनवाया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि माउंट आबू में जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है बहुत ही फेमस है। इसका निर्माण किसने कराया था, तो इसका निर्माण जो था भीम प्रथम के शासनकाल में उसके सामंत विमल शाह ने इसका निर्माण कराया था। और इसी के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़े हैं तो चलिए मैं आगे टॉपिक आएगा उसमें मैं डिस्कस करूँगा। तो इसी के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर आपका गुजरात में स्थित है। महमूद गजनवी ने कहा जाता है कि इस पर 17 बार आक्रमण किया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। और भीम जो प्रथम था इसने महमूद गजनवी का सामना किया था, और जो भीम द्वितीय था इसने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को हराया था। और भीम द्वितीय के समय में 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी अनिलवाड़ पर आक्रमण किया था और चालुक्य वंश के शासन को समाप्त कर दिया। तो भीम द्वितीय जो था ये सोलंकी वंश का अंतिम शासक था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने
इसकी रानी पर आक्रमण करके चालुक्य वंश के शासन को समाप्त कर दिया। फिर देखते हैं नेक्स्ट राजवंश कौन सा है। तो नेक्स्ट राजवंश में हम लोग बात करेंगे चौहान वंश के बारे में। चौहान वंश से काफ़ी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। चौहान वंश में सबसे इम्पोर्टेंट है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चौहान वंश का पहला पॉइंट दिया हुआ है, चौहान वंश का संस्थापक जो था वो वासुदेव था और वह प्रतिहारों का सामंत था। तो चौहान वंश का संस्थापक कौन था, तो वासुदेव था। और जो वासुदेव था ये गुर्जर प्रतिहार जो हैं उनका सामंत था। और अजमेर नगर की स्थापना अजयपाल ने की थी। अजयपाल जो है ये चौहान वंश का ही शासक है। इसने अजमेर की स्थापना की थी। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, उन्हीं का नाम है पृथ्वीराज तृतीय। और पृथ्वीराज तृतीय जो था 1178 ईस्वी में चौहान वंश का शासक बना। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज चौहान जो थे वो किस वर्ष शासन की गद्दी पर बैठे थे। जो पृथ्वीराज चौहान था इनको राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। ये इनका दूसरा नाम है, राय पिथौरा। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पृथ्वीराज चौहान से अक्सर दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। और इसमें मोहम्मद गौरी जो था वो हार गया था और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। फिर जो नेक्स्ट था वो 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध था। इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराकर बंदी बना लिया था। और पृथ्वीराज को बंदी बना लिया था और उसके बाद वहीं उसकी पृथ्वीराज चौहान जी की मौत हो गई थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चंद्रवरदाई जो था। और हाँ, पृथ्वीराज चौहान जी के दरबार में एक बहुत ही फेमस कवि थे, चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई जो थे ये दरबारी कवि थे पृथ्वीराज चौहान के। और इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। पृथ्वीराज रासो ये पुस्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है, तो चंद्रवरदाई ने की है। और पृथ्वीराज रासो में जो है उसमें पृथ्वीराज जी के बारे में बताया गया है। और इसकी जो शैली है, ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है, ये अभी तक पूछा नहीं गया है वैसे UPSSC में। पिंगल शैली में पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। तो पृथ्वीराज रासो की जो शैली थी वो पिंगल शैली थी। फिर देखते हैं नेक्स्ट राजवंश कौन सा है। तो नेक्स्ट राजवंश हम लोगों का है चंदेल वंश। तो चंदेल वंश के बारे में पहला टॉपिक दिया हुआ है। चंदेल वंश की स्थापना जो थी वो किसने की थी, तो नुन्नुक। चंदेल वंश की स्थापना जो थी वो नुन्नुक ने की थी। और फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि वाकपति तथा जयसिंह प्रारंभिक चंदेल शासक थे। तो प्रारंभिक चंदेल शासक कौन थे, तो वाकपति तथा जयसिंह प्रारंभिक शासक थे। और धंगदेव तथा गंडदेव शक्तिशाली चंदेल शासक थे। तो शक्तिशाली चंदेल शासकों में धंगदेव और गंडदेव ये दो लोग थे। और इस शासनकाल में कई मंदिरों का निर्माण कराया गया। चंदेल वंश में वैसे तो बहुत सारे फेमस मंदिर का निर्माण कराया गया है। ये जो आपका खजुराहो में मध्य प्रदेश में पड़ता है मंदिर, इसका निर्माण भी चंदेलों ने कराया था। और भी कई सारे मंदिर हैं। तो धंगदेव ने पाल शासकों को पराजित करके बनारस पर अधिकार किया। और विद्याधर ने महमूद गजनवी का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। महमूद गजनवी का आक्रमण जो था चंदेल शासक विद्याधर के समयकाल में भी हुआ था। और ये जो जितने हैं वाकपति, जयसिंह, धंगदेव, गंडदेव, विद्याधर, ये सभी चंदेल वंश के ही शासक हैं। और फिर जो अंतिम शासक इसका था वो परमार्दी देव था। इसका शासनकाल 1165 से 1203 ईस्वी था। और ये अंतिम शासक था चंदेल वंश का। और इसे भी कुतुबुद्दीन ने पराजित करके कालिंजर पर अधिकार कर लिया और चंदेल वंश को समाप्त कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक के कई सारे आक्रमण हैं। और इस प्रकार से आपका ये राजपूत वंश समाप्त होता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वह मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिए हैं। और पेट में इससे बाहर तो क्वेश्चन जाने की उम्मीद नहीं है। और इसकी PDF जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह से मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा। और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए वीडियो री एग्ज़ाम का भी बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। और इसमें पेट में अभी मैं मंडे से इसमें मैं यूपी का जो जीके है, यूपी का जीके वैसे पेट में ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, वो वीडियो री एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यूपी जीके की मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। और प्लान मेरा ये है कि मैथ्स की भी क्लासेस मैं स्टार्ट करूँगा जल्द से जल्द। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।